सभी को नमस्कार। आज हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पुष्पा ज़ोहो बुक्स टीम से। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस वेबिनार सीरीज़ में ज़ोहो बुक्स में जीएसटी को किस तरह से मैनेज कर सकें, उसके बारे में देखेंगे। तो पिछले सेशंस में हमने जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 भी इन सब के बारे में देखा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीएसटी 2017 में लॉन्च हुआ था, तब से लेकर अब तक मल्टीपल रिटर्न फाइलिंग्स जो है स्टार्ट हुआ है। ज़ोहो बुक्स एक जीएसटी कंप्लायंट एप्लीकेशन होने के नाते आइए देखें कि ज़ोहो बुक्स कैसे जीएसटी फाइलिंग में हेल्प करता है और स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। आज के सेशन में हम जीएसटीआर 9 पर डिस्कस करेंगे। ज़ोहो बुक्स का उपयोग करके आपको जीएसटीआर 9 फाइलिंग की डिटेल को एक्सप्लेन करने के लिए आज हमारे साथ शोहा है। तो ओवर टू यू शोहा। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम शोआ अदन है। मैं ज़ोहो बुक्स की एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट हूँ। आज हम जानेंगे ज़ोहो बुक्स में और ओवरऑल जीएसटीआर 9 क्या होता है और ज़ोहो बुक्स में आप इसको किस तरीके से पुश और फाइल कर सकते हैं। तो आज चलिए हम जानते हैं कि आज के इस वेबिनार का एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जीएसटीआर 9 है क्या, किन किन को ज़रूरत है ये रिटर्न फाइल करने की, इसकी प्री रिक्विजिट्स, ड्यू डेट और लेट फी क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और ज़ोहो बुक्स में हम इसे किस प्रकार फाइल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न है जो कि आप हर साल फाइल करते हैं। हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये फाइल होती है। इसकी जो ड्यू डेट है ये है 31 ऑफ दिसंबर ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर आप 2022 से लेकर 2023 फाइनेंशियल ईयर को कंसिडर कर रहे हैं तो 2023 के यानी कि 31 ऑफ दिसंबर 2023 को आपको इसकी लास्ट फाइलिंग डेट पड़ेगी। और ये जो फाइलिंग है ये एक एनुअल फाइलिंग होती है और इसमें आपके सारे डिटेल्स ऑफ सप्लाईज जो आपने की है या रिसीव की है वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अलोंग विथ वो उस साल का टर्नओवर और ऑडिट डिटेल्स आपको मिलता है और आपको फाइल करना होता है। अब हम जानेंगे कि किस किस को ये रिटर्न फाइल करनी होती है। जो भी रेगुलर टैक्स पेयर है जिसका टर्नओवर अबव 2 करोड़ है उन्हें रिक्वायर्ड होता है कि ये फाइल करे। अब डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं टैक्स पेयर के, उस हिसाब से आपका जो जीएसटीआर 9 रिटर्न है वो डिफर कर सकता है। जैसे कि अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर है तो आप फाइल करेंगे जीएसटीआर 9। अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है तो आप फाइल करेंगे जीएसटीआर 9A। और अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो आप फाइल करेंगे जीएसटीआर 9B। अब यहाँ पर कोई सवाल होते हैं, जैसे कि अगर मैं पहले नॉर्मल टैक्स पेयर था फिर मैं मूव हो गया कॉम्पोजिशन टैक्स में, क्या मैं जीएसटीआर 9 करूंगा फाइल या फिर जीएसटीआर 9A। तो इस केस में आपको दोनों फाइलिंग करनी होगी, जीएसटीआर 9 अलोंग विद जीएसटीआर 9A। सेकेंड केस ये भी हो सकता है कि आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर थे बट किसी भी कारण आपका जीएसटी इनएक्टिव हो जाता है। तो उस केस में जिस पीरियड के आपने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की फाइलिंग की है तो उस पीरियड के लिए आपको जीएसटीआर 9 की एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी होगी। थर्ड केस ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल जीएसटीआईएन है तो उनकी आपको अलग अलग जीएसटीआर 9 फाइल करनी पड़ेगी। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि अगर आप बिजनेस एलिजिबल हैं डिडक्ट करने के लिए टीडीएस और ई कॉमर्स ऑपरेटर तो आप 9 नहीं करके 9B करना है आपको। और अगर आप कॉम्पोजिशन है सिर्फ तो आपको सिर्फ 9A करना है। अब हम जानेंगे कि इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या है, यानी कि पहले से आपको क्या सेटअप करके रखना है जो आपको अलाउ होगा कि आप जीएसटीआर 9 फाइल कर सके। तो सबसे पहला ये है कि आपका जो जीएसटीआईएन है वो एक्टिव होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपका एपीआई एक्सेस जो है वो जीएसटी पोर्टल में होना चाहिए और अगर पहले से आपने ये कर रखा है तो आपको ये वापस नहीं करना होगा। और तीसरा, उस पीरियड के आपके जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द फिजिकल ईयर टू द एंड वो फाइल होनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि नील रिटर्न्स कौन कौन फाइल कर सकता है। अगर आप एक टैक्स पेयर हैं जिन्होंने कोई भी आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेल या कोई भी आपने गुड्स या इनवर्ड सप्लाई जैसे कि परचेज नहीं की है, अगर आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है क्लेम करने के लिए, क्रेडिट या फिर रिफंड नहीं है क्लेम करने के लिए, या आपने कोई भी ऑर्डर क्रिएटिंग डिमांड नहीं रिसीव किया है और अगर आपके पास कोई लेट फी नहीं है पे करने के लिए तो आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जीएसटीआर 9 फाइल करने का जो ड्यू डेट होता है वो होता है 31 ऑफ दिसंबर ऑफ दैट करेंट फाइनेंशियल ईयर।
और GSTR 9 अगर आप लेट पे करते हैं तो उसका जो लेट फी पेमेंट है वो है 200 रुपीज पर डे, या फिर 0.25%, मतलब उसकी जो लिमिट है वो है 0.25% ऑफ द टोटल एनुअल टर्नओवर। अब हम देखेंगे कि GSTR 9 का स्ट्रक्चर क्या है। तो GSTR 9 हमने 6 भाग में, यानी कि GST ने ही 6 भाग में डिवाइड की है। तो पार्ट 1 में बेसिक डिटेल्स रहती हैं, जिसमें टेबल 1 से 3 कवर होता है। पार्ट 2 में डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज यानी कि सेल की डिटेल्स रहती है, जो कि कवर होता है टेबल 4-5 में। पार्ट 3 में डिटेल्स ऑफ ITC, आपने कितनी अवेल या रिवर्स की है उसकी डिटेल्स रहती हैं, जो कि कवर होता है 6, 7 और 8 टेबल्स में। फिर आता है पार्ट 4, जिसमें डिटेल्स ऑफ टैक्सेस जो आपने पे कर चुके हैं उसके डिटेल्स रहते हैं, जो कि है टेबल 9। फिर आता है पार्ट 5, जिसमें आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर सितंबर तक अगर कोई अमेंडमेंट या ITC रिवर्स की है तो उसके डिटेल्स करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको टेबल 10 से 14 में दिखते हैं। और पार्ट 6 में आपको और भी दूसरी इंफॉर्मेशन जैसे कि HSN समरी दिखती है, जो कि कवर होती है टेबल 15 एंड 16 से लेके 19 तक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, पार्ट 1 में रहते हैं बेसिक डिटेल्स, जैसे कि आपका फाइनेंशियल ईयर, GSTIN, लीगल नेम, और अगर आपका कोई ट्रेड नेम है तो वो। फिर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज रहती है, यानी कि आपकी सेल एंड परचेज की डिटेल्स रहती है। अगर आपने कोई एडवांसेस इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज पर है जिसमें आपने टैक्स आपका पेएबल है, और अगर आपने वो चीज अपने रिटर्न्स में डिक्लेयर किया करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी जो डिटेल्स है आपको वो इस पार्ट 2 में दिख जाएगी। उसके बाद आपको पार्ट 2 में डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई, जिसमें यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स, मतलब टैक्स आपने डिक्लेयर किया है विच इज नॉट पेएबल, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, वो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। सिमिलरली आपको पार्ट 3 में डिटेल्स ऑफ ITC मिल जाएगी, जो कि आपने डिक्लेयर किया है वो करंट फाइनेंशियल ईयर में। और जब हम टेबल 7 देखेंगे तो यहाँ पर हमें डिटेल्स ऑफ ITC रिवर्स और इनएलिजिबल ITC जो हमने डिक्लेयर किया है वो करंट फाइनेंशियल ईयर में, उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। अब अगर हम टेबल 8 पर ध्यान देंगे तो और भी ITC से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हम वो देख पाएंगे। अब हम आते हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 यानी कि टेबल 9 में हमें डिटेल्स जो हमने टैक्स पे कर दिया है और डिक्लेयर किया है करंट फाइनेंशियल ईयर में, हमें उसकी डिटेल्स दिखेंगी। उसके बाद हम आते हैं पार्ट 5 में। यहाँ पर अगर हमने कोई भी अमेंडमेंट या फिर ITC रिवर्सल किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल से लेकर सितंबर मंथ में, तो उसकी डिटेल्स हमें इस फाइनेंशियल ईयर में इस टेबल में दिखेगी। उसके बाद हम आते हैं पार्ट 6 के टेबल नंबर 15 में, और भी जो अलग इंफॉर्मेशन है जैसे कि डिमांड और रिफंड के डिटेल्स आपको वो ये टेबल में दिखेगी। उसके बाद जब हम टेबल 16 to 19 देखते हैं पार्ट 6 के, तो वहां पर आपको जो भी सप्लाईज रिसीव हुई है कंपोजिशन टैक्स पेयर से, डीम सप्लाईज जो कि अंडर सेक्शन 143 है, और अगर जो गुड सेंट है अप्रूवल बेसिस में, उसकी डिटेल्स आपको मिलेंगी। यहाँ पर 17, 18, 19 हम देखेंगे, जिसमें HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, HSN वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज और लेट फी पेएबल, और जो आपने पे कर दिया है उसकी डिटेल्स दिखेगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसे टेबल्स है जो एडिटेबल नहीं है, यानी कि आप उसे एडिट नहीं कर सकते। जैसे कि टेबल नंबर 6A, जिसमें टोटल अमाउंट रहती है जो आपने GSTR 3 के थ्रू अवेल की है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसकी जो टोटल अमाउंट है वो नहीं एडिट हो सकती है। टेबल नंबर 8A जो GSTR 2 के हिसाब से आपकी ITC है वो। टेबल नंबर 9 जिसमें सिर्फ एक कॉलम है जो कि नहीं हो सकती है एक्सेप्ट टैक्स पेएबल कॉलम। तो अगर आप पूछेंगे कि ये सारे कॉलम्स क्यों नहीं एडिट हो सकते हैं, तो उसका कारण ये है कि ये जो आपने जो टैक्स है ये आपने ऑलरेडी पे करके जो इसकी ITC है वो आपने क्लेम कर ली है, इस वजह से ये सारी चीजें एडिटेबल नहीं है। अब हम जानेंगे कि जोहो बुक्स में आप किस प्रकार GSTR 9 फाइल कर सकते हैं। तो उसमें 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला आप करते हैं जो कि है जनरेट और व्यू रिटर्न। उसके बाद आप फेच एंड ऑटो अपडेट करते हैं अपनी समरी जो कि GSTR से फेच होती है। उसके बाद जो आपने जो भी चेंजेस वगैरह करके आप इसको पुश करते हैं GSTR पोर्टल में, और उसके बाद फाइनली GSTR पोर्टल में फाइल करके आप यहाँ पर मार्क एज फाइल करते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है जनरेट एंड व्यू रिटर्न। तो इसका स्टेप 1 है जीएसटी फाइलिंग टैब में आपको जाना है, फिर उसके बाद आपको एनुअल रिटर्न पे क्लिक करना है, फिर स्टेप 3 है आपको जनरेट रिटर्न करना है, अपना सेलेक्ट करना है जो रिपोर्टिंग पीरियड है यानी कि फाइनेंशियल ईयर, और फिर आपको क्लिक करना है जनरेट पे। तो आगे देखते हैं ये आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं आपको ये पेज दिखेगा जो कि है जनरेट एंड व्यू रिटर्न। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो रिटर्न आपकी फेच होगी ये सिर्फ और सिर्फ जोहो बुक्स में आपने जितने भी रिकॉर्डिंग की है यानी कि जितने ट्रांजैक्शंस बनाए हैं ये उसके बेसिस पर ये रिटर्न शो होती है। और अगर उस दौरान यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने कोई भी डेटा को चेंज किया है या कुछ एडिटिंग की है तो आपको ये जो रिटर्न है उसको फिर से जनरेट करना पड़ता है। तो उसके लिए भी आपको रीजेनरेट रिटर्न का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है फेच एंड अपडेट समरी। तो यहाँ पर कोई भी डेटा जो आप जीएसटी पे अगर अमेंड करते हैं और फिर फेच करते हैं तो वो आती है, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन फेच होती है ये प्राइमरीली जीएसटीआर पोर्टल से फेच होती है। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप फेच एंड अपडेट करते हैं रिटर्न्स तो इसमें कुछ टाइम लगता है, कुछ समय लगता है और ये काम बैकएंड पे होता है। तो आप इसको मिनिमाइज करके अपने और भी काम कंटिन्यू कर सकते हैं और फिर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ये जब फेच और अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर अगर आपका जो जोहो बुक्स का डेटा और जीएसटीआर पोर्टल का डेटा अगर मैच नहीं करता है तो यहाँ पर आपको एक आइकन इंडिकेशन मिलता है, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ मिसमैच है। तो ये मिसमैच को एडिट आइकन के जरिए एडिट करके सही डेटा वहां पे डाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जब हमने इस पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर दिख रहा है जोहो बुक की जो डेटा है और जीएसटी पोर्टल का जो डेटा है वो दोनों अलग है। जब आप उसके बाद ये वाले आइकन पे क्लिक करेंगे जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया तो यहाँ पर आपको वो एडिटेबल टेबल मिलेगा जहां पर जो ऑटो कैलकुलेटेड वैल्यू है और जो जोहो बुक्स की वैल्यू है वो भी साइमल्टेनियसली यानी कि साथ साथ दिखाएगी और आप उसी हिसाब से सही डेटा यहाँ पर मॉडिफाई करके डाल सकते हैं। जब हम ये कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अपना जो डेटा है वो जीएसटी पोर्टल में पुश करना होता है। जब आप सेटिस्फाइड हैं, जब आपकी सारी चीजें मॉडिफाई हो के मैच करें तब आप ये डेटा जीएसटी पोर्टल में पुश करिएगा। जब आप पुश टू जीएसटीएन पे क्लिक करते हैं तो आपका टैब कुछ इस प्रकार दिखता है। जब आप अपना डेटा जीएसटी में पुश कर देते हैं तो आपको ये सारी प्रोसीजर फॉलो करनी होती है। बट उससे पहले हम जानेंगे कि जोहो बुक्स में ये किस प्रकार का दिखता है। उसके बाद हम जानेंगे कि जीएसटी जब हम पुश कर देते हैं तो जीएसटी पोर्टल में हम क्या फर्दर स्टेप्स कर सकते हैं फाइल करने के लिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था पहले के 3 स्टेप्स, तो जब हम व्यू रिटर्न पे करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जोहो बुक्स से क्रिएट होता है, ये जो डेटा फेच होता है ये जोहो बुक्स से होता है। तो उसके बाद यहाँ पर हर पार्ट किस प्रकार दिखता है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। पार्ट 1 में आपको बेसिक डिटेल्स मिल जाती है। पार्ट 2 में जो भी आपके डिटेल्स है आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाईज के यानी कि सेल्स के, आपको उसका डेटा मिल जाता है। टेबल नंबर 4 में आपको जो भी डिटेल्स ऑफ एडवांसेस है इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज के जिसमें टैक्स आपका पेएबल है उस फाइनेंशियल ईयर में उसकी डिटेल्स मिल जाती है आपको। यहाँ पर जिन चीज़ों पर एक हाइपर लिंक दिया हुआ है, अगर आपको वो सारे सप्लाईज के अगर डिटेल्स देखने हैं तो आप इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी जो डिटेल्स है जैसे कि डेट, इनवॉइस नंबर, कस्टमर का नाम, कस्टमर के जीएसटी, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल अमाउंट, वेरियस टैक्सेस और टोटल अमाउंट भी देखने को मिलेगा। सिमिलरली जब हम टेबल 5 की ओर आते हैं तो डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जिसमें टैक्स पेएबल नहीं है और आपने वो डिक्लेयर किया है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, आपको उसकी डिटेल्स मिल जाती है। सिमिलरली यहाँ पर भी हाइपर लिंक प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर भी आप क्लिक करके उसके डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्शंस भी है जो कि जोहो बुक्स में सपोर्टेड नहीं है। अब हम आते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में आपको जो भी आपने आईटीसी डिक्लेयर की है करंट फाइनेंशियल ईयर में उसकी डिटेल्स आपको मिल जाती है।
आप जैसे कि टेबल नंबर 6 में देख सकते हैं, जो भी डिटेल्स है, आपने जो भी आईटीसी अवेल किए हैं करेंट फाइनेंशियल ईयर में, उसकी डिटेल्स आपको मिल जाती है। यहाँ पर के टेबल के पार्ट बी, सी और डी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जो कि है इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज। जो इनपुट है वो आपके आइटम टाइप गुड्स से पॉपुलेट होता है, जो कैपिटल गुड्स है वो एसेट से होता है, और जो इनपुट सर्विसेज है वो आपके सर्विसेज टाइप ऑफ आइटम से पॉपुलेट होता है। अब अगर हम टेबल 7 में आएंगे तो आपको यहाँ पर जो भी आईटीसी रिवर्स और इनएलिजिबल आईटीसी करंट फाइनेंशियल ईयर है उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। सिमिलरली पार्ट 4 ऑफ जीएसटीआर 9 में जो भी टैक्स आपने पे करके डिक्लेयर किया है करंट फाइनेंशियल ईयर में उसकी डिटेल्स आपको मिलेगी। पार्ट 5 में जैसा हमने आपको पहले बताया था कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो हमने अप्रैल से सितंबर में अगर कोई भी अमेंडमेंट या आईटीसी रिवर्सल की है वो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में उसकी डिटेल्स आपको ये पार्ट 5 में टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 में मिलेगी। टेबल 14 में आपको मिलेगा डिफरेंशियल टैक्स जो आपने पे किया है बेस्ड ऑन डिक्लेरेशन 10 एंड 11। अब अगर हम आएंगे पार्ट 6 की ओर तो आपके जो भी डिमांड्स और रिफंड्स है उसकी डिटेल्स आपको मिलेंगी अकॉर्डिंग टू जीएसटीआर 9। 16 नंबर टेबल में जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपकी कोई भी सप्लाई है जो कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर से रिसीव हुई है, अगर वो एक डीम्ड सप्लाई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 और अगर वो कोई गुड्स है जो अप्रूवल बेसिस पे सेंड की गई है तो आपको उसकी डिटेल्स मिलेगी। अब हम आएंगे टेबल 17, 18 और 19 की ओर जो कि हमारी आखिरी टेबल्स हैं। तो टेबल 17 में आपको HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज यानी कि सेल्स, टेबल 18 में HSN वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज यानी कि परचेज, और टेबल नंबर 19 में आपको मिलेंगी लेट फी जो आपको पे करनी है और जो आपने पे कर दी है उसकी डिटेल्स। अब जब हमने सारी चीजें जो बुक्स में कर ली है तो अब हमारा काम बचता है कि हम जीएसटी पोर्टल में फाइलिंग कर दे। तो जब हमने पहले जो जनरेट किया अपने रिटर्न्स, फिर हमने फेच किए रिटर्न्स हमने जीएसटी पोर्टल से, उसके बाद हमने अपना डेटा पुश किया, अब हमें इसकी फाइलिंग करनी है जीएसटी पोर्टल पे। तो सबसे पहले इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व है वो है आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करना है, उसके डैशबोर्ड में आपको एनुअल रिटर्न्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको फाइनेंशियल ईयर अपनी चूज करनी है, उसमें आपको जीएसटीआर 9 को सेलेक्ट करके प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स वेरीफाई करनी है। अगर आपकी कोई पेमेंट बाकी है, कोई लेट फी है तो आपको वो कंप्यूट लायबिलिटीज करनी है, फिर आपको प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है, और फिर अगर आपकी कोई पेमेंट है तो उसका चालान बनाकर पेमेंट करना है। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया स्टेप्स, तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। जीएसटी पोर्टल में जब आप लॉगिन करते हैं तो डैशबोर्ड में आपको एनुअल रिटर्न का ऑप्शन दिखेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एनुअल रिटर्न पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको जितनी डिटेल्स है उसको वेरीफाई करके कंप्यूट लायबिलिटीज पर क्लिक करना है, ये आपकी डिटेल्स हैं। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कितना लेट फी पेबल है और आपने कितना पे किया है। उसके बाद जब आप प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको एक चालान आएगा जो कि आपको पे करना होगा। तो जब आप क्रिएट चालान पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको उसका एक ड्राफ्ट दिखेगा जो कि है। उसके बाद आप एक प्रीव्यू भी कर सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका लास्ट स्टेप, आपको जीएसटी पोर्टल का लास्ट स्टेप, आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है अपने डिजिटल सिग्नेचर या आधार बेस्ड ओटीपी के साथ। अब जब आपने अपनी जीएसटी फाइलिंग कर ली है जीएसटी पोर्टल से तो अब जोहो बुक्स में ये डायरेक्टली नहीं सिंक हो सकती है। इसको करने के लिए जब आपने वहां पर फाइलिंग कर ली है तो आपको सॉफ्टवेयर यानी कि जोहो बुक्स में भी आकर इसे मार्क एज फाइल करना होता है कि आपके सॉफ्टवेयर को पता चले कि ये फाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। जब आप मार्क एज फाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ फाइलिंग डालते हैं और टर्म्स को अग्री करके मार्क एज फाइल पे क्लिक करते हैं। अगर आपने ये सारी स्टेप्स करने से पहले ही
अगर GSTR 9 फाइल कर लिया है GST पोर्टल पर, तो अगर आप फेच करना चाहेंगे GSTR पोर्टल से, यानी कि जो हमारा सेकंड स्टेप था फेच एंड अपडेट रिटर्न्स, वो स्टेप आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि GSTR पोर्टल में आपने ऑलरेडी फाइलिंग कर दी है। तो जोहो बुक्स में उसका कोई डेटा नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी फाइल्ड है। तो अब चलिए हम रिकैप करते हैं कि अब तक हमने क्या क्या जाना। तो अब तक हमने जाना कि GSTR 9 है क्या, किसे ज़रूरत है इसे फाइल करने की, इसको नील रिटर्न आप कब फाइल कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट, लेट फी, ये सब क्या है, इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या है। फिर हमने जाना कि इसके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं, इसके अलग अलग सेक्शंस किस तरीके के दिखते हैं, जोहो बुक्स में फिर आप इसको किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। हमने जाना कि सबसे पहला स्टेप है जोहो बुक्स में यहाँ पर जनरेट करके रिटर्न्स देखने का। सेकंड स्टेप फेच करके अपनी जो समरी है, ऑटो अपडेटेड समरी GST पोर्टल से जोहो बुक्स में लाना है। उसके बाद हमने देखा कि जो रिटर्न्स आ गए हैं उसे मॉडिफाई करके हमें पुश करना है पोर्टल पे। जब वो हो जाए फिर हम GST पोर्टल में जाके वो रिटर्न्स को फाइल करना है। उसके बाद हमें आकर जोहो बुक्स में उसे मार्क एज फाइल करना है। आशा करती हूँ आपके लिए ये वाली सेशन इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो हम GST वेबिनार सीरीज के अंत में आ चुके हैं। आप सभी को बहुत धन्यवाद इस सेशन के दौरान एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए और पूरे सेशन में एंगेज रहने के लिए। पिछले हफ्तों में हमने GSTR 1 एंड 2, 3B और 9 के बारे में देखा और किस तरह से जोहो बुक से इजी तरीके से आप सारे फाइलिंग से कर सकते हैं। तो पूरे सेशन में हमने कोशिश किया आपको प्रैक्टिकली कैसे जोहो बुक से आप GST फाइलिंग्स कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वेबिनार आप सभी के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। तो अभी जैसे अगर आपको कोई भी क्वेरीज है आपके GST से रिलेटेड या जोहो बुक से रिलेटेड, आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन में जो आपको दिख रहे हैं सपोर्ट ईमेल आईडी support.india@zohobooks.com। इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं और हमारा हेल्पलाइन है 1800572667 इस पे आप रीच कर सकते हैं। हमारे सपोर्ट में मल्टीपल लैंग्वेज है, आपको जिस लैंग्वेज में बात करना है आप उसको सेलेक्ट करके बात कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो अभी हम इस वेबिनार को यहाँ मतलब सीरीज को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच और आगे मिलते हैं दूसरी एक वेबिनार सीरीज में।